हाय एवरीवन, वेलकम टू थिंक इट लॉजिकल। थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग आवर वीडियोस। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाई डीएसए इज रिक्वायर्ड। डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम इतना रिक्वायर्ड क्यों है, क्यों फैंग कंपनीज या बड़ी कंपनीज इसको अपने इंटरव्यू राउंड के अंदर रखती हैं, क्यों इंटरव्यूज के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इस इंडस्ट्री के अंदर सस्टेन करना है तब भी क्यों डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम इतना इंपॉर्टेंट है। तो आज इस टॉपिक के बारे में हम बहुत आराम से, बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे, जिससे आपको ये बात समझ में आ जाए क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसको बात को समझने के लिए, व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम। डेटा स्ट्रक्चर्स क्या हैं, एल्गोरिथम्स क्या हैं, इसके पूरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे हम आपको, पूरी डिटेल्स आपको इसके बारे में बताएंगे। उसके बाद हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स को लेकर, जो कि हम एक्चुअली में अपनी लाइफ के अंदर अप्लाई करते हैं और डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर उसका एक झलक नजर में आती है। उसके बाद डिस्कस करेंगे कि कैसे कंपनीज जो हैं, बड़ी कंपनीज को अपने इंटरव्यू राउंड में लेती हैं, क्या वो एनालाइज करती हैं, क्या वो कैंडिडेट के अंदर देते हैं, क्यों वो डीएसए को इतना इंपॉर्टेंस देती हैं, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो अपनी सीट की पेटीज बांध लीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आपके पास सारी नोटिफिकेशन टाइमली आते रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर्स। तो डेटा स्ट्रक्चर एक तरीका है डेटा को मेमोरी के अंदर ऑर्गेनाइज्ड वे में रखने का, जिससे हम उसको यूज कर सकें लेटर्स ऑन एफिशिएंटली इन टर्म ऑफ टाइम एंड स्पेस। तो कहने का मतलब ये है कि भाई हम जो डेटा अपना मेमोरी के अंदर हम इसको सेव कर रहे हैं, इसको एफिशिएंटली हम कैसे यूटिलाइज कर सकें, इसके लिए हम एक डेटा स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसका एक स्ट्रक्चर बनाते हैं कि इस स्ट्रक्चर के अंदर, इस फॉर्मेट के अंदर इस डेटा को रखेंगे। तो चलिए एक रियल लाइफ एग्जांपल से इस बात को समझते हैं कि हम बेसिकली स्ट्रक्चर्स के ऊपर काम क्या कर रहे हैं। अगर आपसे कहा जाए कि हमें एक बैंक की डिजाइन बनानी है, बैंक का एक स्ट्रक्चर बनाना है, और एक हमें घर बनाना है और एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनानी है, तो तीनों को बनाने के लिए हमारी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट हैं। जैसे बैंक के अंदर सिक्योरिटी पर ज्यादा कंसर्न होगा, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स के अंदर उसकी जो हमें हाइट रखनी है, उसके बैलेंस के ऊपर ज्यादा फोकस रखना पड़ेगा। एंड हाउस है, अगर वो स्मॉल हाउस है तो उसके ऊपर अलग फैक्टर्स होंगे जिनके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। मींस बैंक के अंदर हमें उसकी सिक्योरिटीज, कहां पर उसके एम्प्लॉइज बैठेंगे, उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। वहीं पर हमारा जो थॉट प्रोसेस है घर के अंदर थोड़ा चेंज हो जाएगा, जिसके अंदर हाउस के अंदर हम क्या करेंगे, एक किचन के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे, लिविंग रूम्स के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे, बेडरूम्स के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के अंदर हम उसका पूरा सीवेज सिस्टम के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे, उसकी लिफ्ट के ऊपर, उसमें ऊपर जाने के लिए इसका फोकस करेंगे, अपार्ट फ्रॉम जो हम घर की बेसिक नेसेसिटीज कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये डिफरेंट टाइप की रिक्वायरमेंट्स हमारे पास में आई है। तो इन डिफरेंट टाइप की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने डिफरेंट डिजाइन्स बनाई हैं और डिफरेंट पैरामीटर्स के ऊपर बनाई है। तो सिमिलरली कंप्यूटर्स के अंदर भी डेटा सेव करने के डिफरेंट तरीके होते हैं। हम जैसे बहुत सारे एकेडमिक्स के अंदर हम तरीके पढ़ते हैं, जैसे कि एरेज, क्यूज, स्टैक्स, ट्रीज वगैरह, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो हम ये सब कुछ करते हैं। तो चलो देखते हैं कि बेसिकली ये क्या क्या चीज होते हैं। तो वन ऑफ द स्ट्रक्चर जो आपने पढ़ा होगा वो है एरेज। एरेज एक सिंपल टाइप के, सबसे सिंपलेस्ट टाइप का डेटा स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर आप सीधी बात है, एक के साथ एक डेटा लगाते चले जाओ, सिमिलर काइंड ऑफ डेटा उसके अंदर चलता चला जाएगा, हम एक के बाद एक डेटा लगा जाते हैं। यहाँ पर हम बेसिकली एक एरे का साइज डिफाइन कर देते हैं और उस साइज के अंदर उसके बेसिस पे हम इस डेटा को फिल करते चले जाते हैं। अनदर टाइप का जो डेटा स्ट्रक्चर है हम डिस्कस, जो हम एकेडमिक्स के अंदर भी पढ़ लेते हैं, जो हमारे लिए बहुत यूजफुल है, वो है स्टैक्स। स्टैक्स के भी एक टाइप का एरे ही है, बस इसके अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन हमने कर दिया, थोड़ा सा लिमिटेशन या ट्विस्ट हमने डाल दिया है। वो ट्विस्ट क्या डाला है कि इसके अंदर एक ही साइड से इंसर्ट होगा और एक ही साइड से बाहर निकल सकते हैं, यानी कि इसके अंदर पुश ऑपरेशंस और पॉप ऑपरेशन एक ही साइड से होगा। ठीक है, ये एक इसके अंदर लिमिटेशंस हैं। अनदर वे ऑफ डेटा स्ट्रक्चर हमारे पास में जैसे क्यूज होते हैं। क्यूज के अंदर क्या होता है, क्यूज के अंदर भी थोड़ी सी लिमिटेशन ला दी, ये भी एक तरह का एरे ही होता है, बट एक इसमें एक लिमिटेशन ये लगा दी है कि इसमें एक साइड से तो इंसर्ट होगा और एक साइड से एग्जिट होगा। इंसर्ट को हम यहां पर बोलते हैं एन क्यू और एग्जिट को हम बोलते हैं यहां पर डी क्यू। तो हमारा इंसर्ट जो होगा इसके अंदर कोई भी एलिमेंट वो हमेशा रेयर से होगा और एग्जिट जो होगा हमेशा फ्रंट से होगा। तो ये थर्ड टाइप ऑफ हमारे पास में डेटा स्ट्रक्चर हो गया। सो अनदर टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर हमारे पास आ जाता है लिंक्ड लिस्ट। लिंक्ड लिस्ट बहुत प्यारा टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है। इसके अंदर हम एक नोड डिफाइन करते हैं। नोड के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक डेटा पार्ट होता है और एक उसका पॉइंटर पार्ट होता है। ये पॉइंटर पार्ट नेक्स्ट नोड की लोकेशन को अपने अंदर स्टोर करके रखता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारी इससे रिलेटेड नेक्स्ट नोड कहां पर है। अब जैसे यहाँ पर ये नेक्स्ट नोड इस नोड से लिंक्ड है और
और एंड ऑफ द जो लास्ट नोड होती है वो हमेशा नल होती है। तो नल होने की वजह से हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर हमारी लिस्ट खत्म हो गई है। इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर हमारे पास में ट्रीज, इसके बहुत ज्यादा इंप्लीमेंटेशन है रियल लाइफ के अंदर भी और ये इंटरव्यू के अंदर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली एक ट्री होता है, ट्री के अंदर नोड स्ट्रक्चर होता है, एक तरह की लिंक लिस्ट ही होती है जो कि एक डिफरेंट वे के अंदर हमने उसको डिजाइन किया हुआ है इस डेटा स्ट्रक्चर को, जो कि बेसिकली एक हायरार्किकल फॉर्मेट के अंदर होता है। एक ट्री, उसका एक रूट नोड होता है, उसके चिल्ड्रंस होते हैं, उसके फर्दर चिल्ड्रंस होते हैं। तो ये डिफरेंट हायरार्किकल स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, जिसके अंदर कुछ एनोटेशंस हैं, लाइक इसके अंदर एक रूट नोड होती है, सेम इसके अंदर डिफरेंट लेवल होते हैं, हर एक लेवल पर जो है नंबर ऑफ नोड्स होते हैं, ठीक है। और हर एक लेवल पर, इस सेम लेवल पर जो भी हमारे पास नोड्स हैं उनको हम सिबलिंग्स कहते हैं, एंड जो लास्ट लेवल पर नोड्स होते हैं उनको हम लीफ नोड्स कहते हैं। तो ये हम पूरा का पूरा टॉपिक को बहुत ही डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे अपकमिंग वीडियोस के अंदर। आफ्टर दैट एक और इंपॉर्टेंट जो हमारे पास में डेटा स्ट्रक्चर है वो ग्राफ्स है। ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है एज पर, अगर हम देखा जाए कि आज की लाइफ की सिनेरियोस को अगर इंप्लीमेंट करना है, आज की लाइफ की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना है, तो ग्राफ्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया इसको बहुत ज्यादा यूज कर रहा है, गूगल मैप्स इसको बहुत ज्यादा यूज कर रहा है। तो बहुत सारे इंप्लीमेंटेशन हैं इसकी रियल लाइफ के अंदर। उबर ले लो, आपका ओला कैब ले लो, कोई भी डिलीवरी सर्विसेज ले लो, जोमेटो ले लो, एनीथिंग, बहुत सारी कंपनी जो इसको यूज कर रही हैं। इसके अंदर भी कुछ जैसे इसके अंदर वर्टेक्सेस होते हैं, इसके अंदर इसके एजेस होते हैं, ये चीजें इसके अंदर में डिफाइन करते हैं। तो ऐसा बहुत कुछ है जो हम डेटा स्ट्रक्चर के अंदर डिफाइन करते हैं, जो हम इसके बारे में धीरे धीरे करके स्लोली इसको पढ़ेंगे। तो अब एक बात तो आपने नोटिस करी होगी कि हमने ये जितने भी यहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर्स देखे हैं, इनका कोई ना कोई लॉजिकल रिलेशन तो है। जैसे अगर देखा जाए यहाँ पर एरेज को देखा जाए, एरेज के अंदर क्या लॉजिकल रिलेशन है कि इसका जो ये एलिमेंट है जो इसके अंदर यहाँ पे रखा हुआ है, इसका एक प्रीडिसेसर है और इसका एक सक्सेसर है, ठीक है ना, ये यहाँ पर डिफाइन हो रखा है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर देखे जाए इस ट्री स्ट्रक्चर को अगर हम देखें यहाँ पर, तो ट्री के अंदर क्या है, इसके चाइल्ड्स डिफाइन हो रखे हैं, ये भी एक रिलेशन है। इस चाइल्ड का एक पेरेंट है, ये भी एक रिलेशन है, ठीक है। ग्राफ को अगर देखा जाए यहाँ पर, इस ग्राफ के इसका एडजेसेंट एक और नोड है, एक एडजेसेंसी का रिलेशन है। तो हर एक डेटा स्ट्रक्चर के बीच में एक ना एक लॉजिकल रिलेशन है। मतलब जो भी डेटा हम डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर रख रहे हैं, जो भी चीज हम यहाँ पर रख रहे हैं, उसके बीच में एक लॉजिकल रिलेशन है। तो ये भी इसके अंदर डेटा स्ट्रक्चर को जब हम डिफाइन कर रहे होते हैं, तो ये भी हमें मेंटेन करके रखना पड़ता है, इसका लॉजिकल रिलेशन हम इसको मेंटेन कर सकें। तो बेस्ड ऑन ऑल दिस नॉलेज हम एक चीज तो कंक्लूड कर सकते हैं आराम से कि जो हमने डेटा स्ट्रक्चर का एक लॉजिकल रिलेशन समझा है, इसी के बेसिस को अगर हम रिवर्स कर दिया जाए, तो अगर हमारे पास कोई रिक्वायरमेंट आती है, मान लो हमारे पास एक रिक्वायरमेंट आती है कि हमें एक तरह का डेटा सेव करना है जिसके अंदर हमें फैमिली हिस्ट्री सेव करनी है या फैमिली हायरार्की सेव करनी है। अगर फैमिली हायरार्की हमें सेव करनी है तो हम बेसिकली इसके अंदर चूज करेंगे ट्री डेटा स्ट्रक्चर। अब इन केस अगर हमें कोई एप्लीकेशन बनाने के लिए आती है, जैसे कि हम कोई मैसेजिंग ऐप बनाने वाले हैं जिसके अंदर अगर हम देखते हैं कि एक के बाद एक मैसेज ही आना चाहिए, उसका ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए, तो इसके अंदर हम बेसिकली किस चीज में इंप्लीमेंटेशन करेंगे, हम इस तरह की एप्लीकेशन को इंप्लीमेंट करेंगे क्यूज के अंदर। इसके अलावा अगर हम और फर्दर देखते हैं, अगर हम और देखते हैं कि और किस तरह की एप्लीकेशन हम बना सकते हैं, मान लीजिए हमारे पास सोशल मीडिया एप्लीकेशन बनानी है, इसके अंदर हमें नेटवर्क्स बनाने हैं या नेटवर्किंग एप्लीकेशन बनानी है, कैब्स वगैरह बनानी है या गूगल मैप्स बनाने हैं, तो इसके अंदर हम ग्राफ्स यूज करते हैं। तो यहाँ पर बहुत डिफरेंट टाइप के सिनेरियोज के बेसिस पर हम ये डिसीजन ले सकते हैं कि हम किस तरह की एप्लीकेशन बनाएंगे और किस तरह का उसमें डेटा स्ट्रक्चर यूज करेंगे। ये हमारे पास बहुत अच्छी नॉलेज इसके थ्रू डेटा स्ट्रक्चर के सब्जेक्ट को समझने के बाद आ जाती है। तो इन शॉर्ट अब हम ये कह सकते हैं कि हर एक डेटा स्ट्रक्चर के कुछ एडवांटेजेस होते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो उन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम ये डिसाइड करते हैं कि अब हमें कौन सा डेटा स्ट्रक्चर कब इंप्लीमेंट करना है, कब यूज करना है, एंड कब हमें कस्टमाइज्ड वे में कोई डेटा स्ट्रक्चर बनाना भी पड़ सकता है। तो चलिए ये जान लेते हैं कि हम कोई भी डेटा स्ट्रक्चर को कैसे डिफाइन करते हैं। मतलब जब भी हम कोई डेटा स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे हैं, उसमें क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम जो उसके अंदर ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे उस डेटा को। मान लीजिए अगर हमको एक एग्जांपल लेके चलते हैं, अगर हम बीएसटी का एग्जांपल लेके चलते हैं, तो बीएसटी के अंदर हमें पता है कि हम एक नोड स्ट्रक्चर यूज करेंगे। तो हमने डिफाइन कर लिया कि हम इसको एक नोड स्ट्रक्चर फॉर्मेट में करेंगे, तो ये ऑर्गेनाइजेशन वे हो गया हमारे पास में। दूसरी चीज जो हमें बतानी पड़ेगी वो बतानी पड़ेगी एक्सेसिंग मेथड्स। एक्सेसिंग मेथड्स कैसे बताने पड़ेंगे, मतलब हमें उसमें यह बताना पड़ेगा, जैसे कि हम बीएसटी का एग्जाम लेकर चल रहे हैं, बाइनरी सर्च ट्री का अगर एग्जांपल लेकर चल रहे हैं, तो इसके अंदर हमें ये डिफाइन करना पड़ेगा कि इसके लेफ्ट के अंदर छोटे एलिमेंट होंगे, राइट के अंदर बड़े एलिमेंट होंगे, राइट चाइल्ड एंड लेफ्ट चाइल्ड रेस्पेक्टिवली छोटे और बड़े एलिमेंट होंगे। तो ये डिफाइन करके रखना पड़ेगा। थर्डली हमें यह बताना पड़ेगा कि हमारा इसके साथ में एसोसिएशन कैसा है, मतलब जो हमारा डेटा स्ट्रक्चर है इसकी डेप्थ क्या है। इन केस ऑफ बीएसटी अगर हम बात कर रहे हैं तो इसकी ट्री की डेप्थ क्या है, इसके अंदर
अंदर कितने नोड्स हैं, ये सब चीजें उसके अंदर, और उनका किसके साथ क्या एसोसिएशन है ये भी डिफाइन करना पड़ेगा। एंड फाइनली हमें इसकी प्रोसेसिंग मेथड भी डिफाइन करना पड़ेगा कि हम इसके अंदर क्या इंसर्ट कर सकते हैं, क्या नहीं, कैसे इंसर्ट करें, कैसे डिलीट करें, कैसे अपडेट करें, कैसे इसको ट्रैवर्स करें, ये सारी चीजें हमें इसके अंदर डिफाइन करनी पड़ेगी। जब हम ये सारी चीजें इसके अंदर डेटा स्ट्रक्चर में डिफाइन करते हैं तो हमारा एक डेटा स्ट्रक्चर का पूरा डेफिनेशन रेडी हो जाती है, उसको हम इंप्लीमेंट करके उसको यूज कर सकते। चलिए ये सब बात हमारी हो गई डेटा स्ट्रक्चर की। अब ये समझते हैं कि एल्गोरिथम्स क्या है। What is algorithm? एल्गोरिथम एक तरीका है जिसको यूज करके हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। मतलब इसके अंदर कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिसको हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं और रिकर्सिवली एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये हो गया कि ये सेट ऑफ स्टेप्स होते हैं जिसको हम डिफाइन कर लेते हैं और उससे हमारी प्रॉब्लम को डिफरेंट तरीकों से सॉल्व करा जा सकता है। मे बी हम किसी को रिकर्शन के थ्रू सॉल्व कर ले, मे बी किसी को डायनेमिक प्रोग्रामिंग के थ्रू सॉल्व कर लें, मे बी किसी को और किसी अनदर वे से हम सॉल्व कर लें। तो ये बहुत सारी अप्रोचेस होती हैं किस वे से हम उसको एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट कह सकते हैं कि दिस इज अ सीक्वेंस ऑफ फाइनाइट स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। तो चलिए अब ये देख लेते हैं कि हम जब भी कोई एल्गोरिथम डिफाइन करते हैं तो उसके अंदर हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या सोच के हमें उस एल्गोरिथम को डिजाइन करना चाहिए, क्या हमारा माइंडसेट होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ता है कि जो हमारी प्रॉब्लम है वो क्या है। हमें सबसे पहले प्रॉब्लम डेफिनेशन देखनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल हमारी करंट प्रॉब्लम डेफिनेशन ये है कि हमारे पास एक बैग है, बैग कैपेसिटी जो है वो 10 kg है एंड इसके अंदर से मुझे जो है फ्रूट्स जो है मार्केट से लेकर आने हैं। फ्रूट्स जो है वो 10 kg, 5 kg, 6 एंड डिफरेंट वेराइटी के हमारे पास में फ्रूट्स हैं, वो उसके अंदर ला सकते हैं। हम किसी भी रेशो के अंदर लाएं तो हमें जो है मिनिमम राउंड्स लगाने हैं उन फ्रूट्स को मार्केट से लेकर आने के लिए अपने पास। तो कैपेसिटी मैक्सिमम 10 kg ऑफ अ बैग और जो बहुत सारे फ्रूट्स हैं वो हमें वहां से लेकर आने। तो ये हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो गई। इस समय डिफाइन होगा प्रॉब्लम क्या है। सेकंड चीज जो हमें इसके अंदर ध्यान रखनी पड़ती है वो देखना पड़ता है कि इस प्रॉब्लम के अंदर कंस्ट्रेंट्स क्या है। तो यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स क्या है, तो पहला कंस्ट्रेंट तो ये है कि जो हमारे बैग की कैपेसिटी है वो 10 kg है एंड देयर आर अदर कंस्ट्रेंट एज वेल। किसी का साइज बड़ा है छोटा वो हम अभी नहीं ले रहे हैं, हम अभी एक कंस्ट्रेंट के साथ काम कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमें पता चल गई, उसके अंदर उसके कंस्ट्रेंट्स क्या है या उसकी लिमिटेशन क्या है वो हमें पता चल गई। फिर उसके बाद जो हमारा थर्ड स्टेप है वो ये है कि हम उसके अंदर ये समझते हैं कि हमको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की हमारी अप्रोच क्या रहेगी। जब हम इसको इस वे को सोच लेते हैं कि हम इस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, फिर हम एक सूडो कोड जनरेट करते हैं। उसके लिए सूडो कोड बनाते हैं। सूडो कोड बनाकर उसके ऊपर एक ड्राई रन करके देख लेते हैं डेटा डालकर कि हाँ यार मैं अगर इसमें अंदर ये इनपुट डालता हूं तो क्या ये एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा या किस कंडीशन पे ये फेल होगा। तो एक बार ये सूडो कोड हमने रन करके देख लिया, उसको एनालाइज कर लिया। उसके बाद हम क्या चेक करते हैं, हम ये चेक करते हैं कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कैसी है। कॉम्प्लेक्सिटी मतलब कि इसके अंदर जो हम ये बना रहे हैं ये कितना ज्यादा टाइम लेने वाला है, कितना ज्यादा स्पेस लेने वाला है। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है एसिम्प्टोमेटिक नोटेशंस, बेगो नोटेशन। बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे। तो हम कॉम्प्लेक्सिटी चेक करते हैं, उसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज करते हैं। तो जैसे ही हमें पता चल जाता है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी एप्रोप्रिएट है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और ये सूडो कोड भी इसका एग्जीक्यूट हो गया है, पूरा कोई इश्यू नहीं आ रहा है, तो अब इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं कोड के अंदर। जैसे ही हम इसको कोड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, कोड में कन्वर्ट करने के बाद में हम इसकी टेस्टिंग एंड डिबगिंग करते हैं। टेस्टिंग डिबगिंग करने के बाद में अगर हमारा कोड एप्रोप्रिएट चलता है एज पर आवर एक्सपेक्टेशन तो हम इसको अपना प्रोडक्शन के अंदर डाल देते हैं एंड काम करने के लिए छोड़ देते हैं। तो दिस इज द लाइफ साइकिल जो हमें फॉलो करनी चाहिए किसी भी एल्गोरिथम को डिजाइन करने के लिए। तो हमारे पास बहुत डिफरेंट टाइप के एल्गोरिथम्स हैं जो कि डिफरेंट सिनेरियोज में हमारे लिए यूजफुल होती हैं, जैसे शॉर्टिंग एल्गोरिथम, सर्चिंग एल्गोरिथम, हैशिंग एल्गोरिथम, ग्रीडी एल्गोरिथम एंड मेनी मोर। तो बहुत सारी एल्गोरिथम है, बहुत सारे सेगमेंट्स हैं इसके अंदर हमारी एल्गोरिथम्स हैं और हम उनको यूज करते हैं डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। सो बाय द एंड ऑफ ऑल ऑफ दिस हम ये चीज तो क्लियरली समझ पा रहे हैं कि डेटा स्ट्रक्चर्स क्या है एंड एल्गोरिथम्स क्या है। बहुत ब्रीफली, बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ इस चीज को समझाने की कोशिश करी गई है, जो कि हम आगे भी वीडियोस के अंदर या आगे जो हमारे अपकमिंग वीडियोस आने वाली हैं उसके अंदर बहुत बेहतरीन तरीके से इसको इंप्लीमेंट करके दिखाएंगे। आपके कॉन्सेप्ट्स ऑलमोस्ट क्लियर करके छोड़ेंगे हम इसके अंदर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर्स को हम रियल लाइफ के अंदर एज अ ह्यूमन कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल, बहुत बेसिक एग्जांपल लेकिन बहुत एलिमेंट्री एग्जांपल है। लेट्स से हमारे पास में एक बुक है जिसके अंदर बहुत सारे फ्रूट्स हैं, उसके अंदर एक इंडेक्स भी है
एंड एज यू एंड मी ऑल नोज, अगर हमें इसके अंदर एप्पल की इमेज अगर ढूंढनी है तो हम क्या करेंगे, सिंपल जाएंगे, इंडेक्स ओपन करेंगे, इंडेक्स ओपन करके देखेंगे इसके अंदर कि हमारे किस पेज पर एप्पल की इमेज है। हम रैंडमली बुक को सेंटर से या कहीं से भी ओपन करेंगे, चेक करेंगे कि लेफ्ट साइड के अंदर हो सकता है पेज या फिर राइट साइड के अंदर, बेस्ड ऑन द काउंटिंग हम लेफ्ट साइड के अंदर चले जाएंगे मान लीजिए वहां पर, और ये प्रोसेस हम तब तक करते रहेंगे जब तक हम उस पेज पर ना पहुंच जाएं और हमें हमारा फ्रूट मिल जाएगा। इस तरह की अप्रोच को हम डेटा स्ट्रक्चर्स में क्या कहते हैं, दिस इज लाइक अ बाइनरी सर्च। हमें एक तरह से पता है, एक तरह की इंफॉर्मेशन है कि हमारा जो फ्रूट है वो किधर हो सकता है। इसको, इस अप्रोच को हम कहते हैं ह्यूरिस्टिक अप्रोच। में देखिए हम ह्यूरिस्टिक अप्रोच के साथ चल रहे हैं, एक नॉलेज, एक इंफॉर्मेशन के साथ चल रहे हैं कि हाँ इससे छोटा नंबर होगा ये पेज का तो लेफ्ट में मिलेगा, इससे बड़ा नंबर होगा तो उसके राइट में मिलेगा, अभी छोटा था तो हम छोटे वाली साइड में चले गए। तो इसको ह्यूरिस्टिक अप्रोच के साथ चलते हैं, तो इससे हमारे जो सर्च रिजल्ट है वो बहुत फास्ट होता है और हम बहुत जल्दी डेटा को लेकर आ जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि अगर सेम कंडीशन, सेम सिचुएशन हम एक बच्चे को दें, बच्चा क्या करेगा, उसको पता नहीं है इंडेक्स का क्या करना है, वो उसको टर्न ऑन कर देगा और पेज बाय पेज उसको ढूंढेगा। तो इस अप्रोच को हम डेटा स्ट्रक्चर के अंदर लीनियर सर्च कहते हैं। हम अपने प्रोडक्ट को या अपने फ्रूट को जो ढूंढ रहे हैं बुक के अंदर, वो वन बाय वन ढूंढते जा रहे हैं। इसके दो पहलू हो सकते हैं। एक पहलू हो सकता है कि वो उसको फ्रूट फर्स्ट अप्रोच में मिल जाए तो बच्चे को लगेगा कि उसने ज्यादा जल्दी ढूंढ लिया। दूसरा पहलू ये भी हो सकता है कि हम उसको ढूंढते जाएं और लास्ट पेज तक वो ना मिले। तो इसके अंदर जो फर्स्ट केस था जिसके अंदर हमने एक बाइनरी सर्च किया है, उसके अंदर जो हमारा सर्च टाइम था वो कम था क्योंकि हमने कम एलिमेंट्स को सर्च किया है। ऑन द अदर एंड जो हमने लीनियरली सर्च किया, जो कि बच्चे ने सर्च किया था, उसका लीनियर टाइम ज्यादा है सर्च करने का। तो ये डिफरेंट अप्रोच है और इन दोनों डिफरेंट अप्रोच को हम डिफरेंट कंडीशंस पर यूज करते हैं। एक ने टाइम ज्यादा लिया, एक ने कम लिया है। हम ये नहीं कहते कि हमेशा हम फिर बाइनरी सर्च ही यूज करेंगे या हमेशा लीनियर सर्च जो है वो बेकार है, ऐसा नहीं है। देयर आर मेनी सिचुएशन जहां लीनियर सर्च ज्यादा अच्छा काम करेगी बाइनरी सर्च से, क्योंकि जहां पर हमारा डेटा उस हिसाब से रखा हुआ नहीं है। तो इसलिए हर अप्रोच का अलग सिग्निफिकेंस है, अलग इंपॉर्टेंस है, अलग मेरिट्स हैं, अलग डिमेरिट्स हैं, जिसको हम बहुत इजीली, बहुत अच्छे तरीके से हर एक इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट्स के साथ करेंगे। जैसे हम जब एरेज पढ़ेंगे तो हम इस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझेंगे, जब हम ट्रीज पढ़ेंगे, जब हम स्टैक्स पढ़ेंगे, जब भी हम जो भी हम टॉपिक हम पढ़ेंगे उसके अंदर इस चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को बहुत अच्छे से एनालाइज करेंगे और उसको एक्सप्लेन करके आपको बताएंगे। तो आफ्टर ऑल ऑफ दिस, अब ये चीज तो एकदम हमें क्लियर हो चुकी है कि डेटा स्ट्रक्चर्स की नॉलेज हमें होनी कितनी जरूरी है, कितनी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अब हम रियल लाइफ सिनेरियो में जब जाते हैं, जब हम कोड करने कंपनी के अंदर जाते हैं, तो हमें उस सब्जेक्ट के बारे में पता है, तो हम एक एप्रोप्रिएट डिसीजन ले सकते हैं कि हमें कब कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करना है, कब कौन सी एल्गोरिथम यूज करनी है। अदरवाइज क्या होगा, अगर आप इस सब्जेक्ट को सही से नहीं पढ़ेंगे, आपको इस टॉपिक के बारे में नहीं पता होगा, तो हो सकता है इन फ्यूचर आप दोबारा ही जो एग्जिस्टिंग एल्गोरिथम है जो एकेडमिक्स के अंदर अवेलेबल है उसी को री इन्वेंट करके बैठ जाएं और आप सोचें कि आपने कोई इन्वेंशन करी है, बट ऐसा कुछ नहीं होगा। तो इसलिए जो हमारे पास इस सब्जेक्ट की अगर नॉलेज होगी तो हम उसके ऊपर, उसके एक्सटेंशन में कुछ काम करेंगे, ना कि उसी के ऊपर दोबारा रिवर्क करेंगे। इसलिए सब्जेक्ट की नॉलेज बहुत जरूरी है एंड जितनी नॉलेज इसके अंदर लिखी हुई है इससे हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं, इसलिए भी सब्जेक्ट की नॉलेज हमारे लिए बहुत जरूरी है। चलो इसी बात को और बेटर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं जिसमें आप पार्टिसिपेट करना अपने आप को, और जैसे जैसे मैं बोलता जा रहा हूं आप भी उसको एनालाइज करके अपनी तरफ से सजेस्ट करना हमें क्या डेटा स्ट्रक्चर यूज करना चाहिए। लेट्स से हम एक एप्लीकेशन बना रहे हैं जिसके अंदर क्रिकेट गेम चलता है, क्रिकेट गेम की एप्लीकेशन बना रहे हैं। तो क्रिकेट गेम जब डिफाइन कर रहे हैं तो उसके अंदर हमें टीम्स डिफाइन करनी है एंड टीम्स के जो मेंबर हैं, जिसके अंदर 15 मेंबर होते हैं, 4 बेंच पर होते हैं, 11 प्लेइंग प्लेयर होते हैं, ये 15 मेंबर होते हैं, ये फिक्स साइज होता है। तो इस तरह के डेटा को सेव करने के लिए जिसके अंदर टीम की डिटेल रखनी है सिर्फ और सिर्फ, जो उसमें 15 मेंबर्स हैं, इसके अंदर हम कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करेंगे? आई बिलीव दिस इज एरेज, जो कि हम यूज करना चाहेंगे, क्योंकि एरेज एक बार हम डिफाइन करेंगे, उसका एक साइज हम डिफाइन कर देंगे, उस साइज के अंदर हम इस इंफॉर्मेशन को डाल के छोड़ देंगे। तो ये चीज यहां पर डिफाइन करेंगे। तो इससे अपने आप को पता चल गया कि एक डेटा स्ट्रक्चर हमारे पास है जो इस तरह के डेटा को अपने अंदर एब्सॉर्ब कर सकता है, तो हम इसके अंदर एरेज यूज करेंगे। फर्दर हम चलते हैं इसके अंदर, आगे जाके देखते हैं, आगे जाके देखेंगे कि यार हम जब प्लेयर्स को क्रिकेट खेलने के लिए ग्राउंड में भेजते हैं, बैटिंग करने के लिए ग्राउंड में
भेजते हैं तो हम एक ऑर्डर के अंदर भेजते हैं। मींस जो टीम का कैप्टन होता है या कोचेस होते हैं वो सब डिसाइड करते हैं कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, क्या सिचुएशन है, क्या मैच की कंडीशन है या फिर क्या सिनेरियो है, उसके बेसिस पर ही एक ऑर्डर डिफाइन करते हैं कौन किस तरह से बैटिंग ऑर्डर बनेगा। ठीक है ना। तो एक ऑर्डर डिफाइन करने वाला स्ट्रक्चर हमारे पास कौन सा होता है? दिस इज क्यूज। ठीक है ना। अब आप ये चीज समझ सकते हैं कि अब दो जने अगर बैटिंग में उसके बाद ये थर्ड पर्सन ही जाएगा, यानी कि हम एक ऑर्डर डिफाइन कर दे रहे हैं, इसको हम क्यूज के अंदर डिफाइन कर देते हैं। इसके बाद फर्दर अगर डिस्कस करते हैं इसी के अंदर, मान लीजिए हमारी क्रिकेट टीम है, बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, हमारे विराट कोहली है, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है हमारी टीम के लिए, सचिन तेंदुलकर, तो इनके जो फैंस हैं ये बहुत हैं, आप मैं बहुत सारे लोग इनके फैंस हैं। तो इस तरह के डेटा को कौन सेव करेगा कि यार एक एंटिटी से बहुत सारी एंटिटीज जो है एसोसिएटेड है। इस तरह के डेटा को हम कहां पे सेव करते हैं? ग्राफ के अंदर। आपने देखा होगा सोशल मीडिया, फेसबुक देखा होगा, लिंक्डइन देखा होगा, इंस्टाग्राम देखा होगा, इसके अंदर बहुत इंटेंसिवली यूज हो रहा है ग्राफ्स का। ग्राफ की बहुत सारी नॉलेज यूज हो रही है। ग्राफ्स तो इतने ज्यादा यूज हो रहे हैं आज की डेट के अंदर कि आपकी ऑलमोस्ट हर एक एप्लीकेशन के अंदर इसका इंप्लीमेंटेशन होना ऑलमोस्ट कंपलसरी हो गया है, क्योंकि मैप्स आई थिंक सब जगह बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं। ठीक है ना। तो ये सब चीजें हमें जो है ना, इससे आइडिया लग जाता है कि किस तरह की प्रॉब्लम हमारे सामने आ रही है। अगर हमने डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट को पढ़ा हुआ है तो जो ये प्रॉब्लम हमारे सामने आई है, हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे, हम इसको उस तरह से एनालाइज कर पाएंगे, हम ये देख पाएंगे कि इस पर्टिकुलर टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन सा डेटा स्ट्रक्चर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सब कुछ हम इससे समझ पाते हैं। सो एज मोर एज यू अंडरस्टैंड दिस सब्जेक्ट, जितना ज्यादा आप सब्जेक्ट को समझते जाते हैं, जितना इसकी ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, जितना इसको अपने कोड करते टाइम पर इसको इंप्लीमेंट करते हैं, आपकी नॉलेज बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाती है, आपके लॉजिक्स बहुत ज्यादा अच्छे हो जाते हैं और आपकी प्रॉब्लम स्किल्स बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। ये भी आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट है आपके करियर के पर्सपेक्टिव से। आप अपना ग्रोथ चाहते हैं, उस सब के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है। अब हमने ये सब कुछ तो जान लिया है कि यार हम डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, एल्गोरिथम्स क्या होती हैं, रियल लाइफ के अंदर हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। अब ये बात जानना भी बहुत जरूरी है कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, फैंग कंपनीज है, गूगल हो गई, अमेजॉन हो गई, फेसबुक हो गई, या इस तरह की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इन सब के लिए डेटा स्ट्रक्चर इंटरव्यू का एलिमेंट्री पार्ट क्यों है? क्यों इस तरह का ढूंढते हैं कैंडिडेट कि हाँ यार इस कैंडिडेट को डेटा स्ट्रक्चर की नॉलेज होनी जरूरी है, अगर इसको नॉलेज नहीं है तो हम इसको रिजेक्ट करेंगे। ब्लंट वर्ड है बट रिजेक्ट करेंगे, हमें उसकी जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो इस चीज से ये एनालाइज कर लेते हैं कि जिस बंदे ने डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर काफी काम किया है, जिसको इस सब्जेक्ट की नॉलेज है, तो उसके कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा इंप्रूव्ड होंगे, वो जो कोड लिख रहा होगा बहुत एफिशिएंट कोड लिख रहा होगा, वो जो काम कर रहा होगा बहुत एलिगेंट वे के अंदर काम कर रहा होगा। एफिशिएंट से आप समझ पा रहे होंगे एफिशिएंट क्या है? एफिशिएंट बेसिकली कितनी जल्दी वो रिस्पॉन्स दे रहा है, कितनी कम स्पेस वो ले रहा है, मींस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को मद्देनजर रखते हुए, उसको ध्यान रखते हुए वो अपना कोड लिख रहा है। तो इस सब चीज का वो ध्यान रखता है। वो ये सब कुछ देख लेता है कि जो भी हम कोड लिख रहे हैं इसका वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है, एवरेज केस सिनेरियो क्या है और बेस्ट केस सिनेरियो क्या है, एंड बेस्ड ऑन द कंडीशन वो एक एफिशिएंट कोड लिखता है जो कि बेसिकली इन कंपनीज को चाहिए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इनको ये क्यों चाहिए, तो चलो इस बात को भी समझ लेते हैं। सबसे पहले एक बात आप सोच के देखो, अगर गूगल आपको रिजल्ट्स दे, रिस्पॉन्स दे, आप सर्च कर रहे हो, वो 10 मिनट्स के अंदर दे, तो क्या आप गूगल के ऊपर काम करना चाहोगे? नो, यू विल नेवर। आप बिल्कुल काम नहीं करोगे। अगर वो आपको रिजल्ट देता 1 मिनट के अंदर, तब भी आप एक बार सोचोगे यार ये बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है। बट अगर क्या हो, अगर ये रिस्पॉन्स 1 सेकंड में देने लगे तो आप फिर भी उसको कॉम्पिटिटिवली से कहोगे हाँ ठीक है यार, इसने जो कंपैरेटिवली जो रिजल्ट दिया है मुझे बेटर दिया है। बट ये जो रिजल्ट्स लेकर आता है वो मिली सेकेंड्स के अंदर रहता है। क्यों? क्योंकि वो ये जानते हैं कि आज की डेट में हमारे लिए टाइम कितना इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा यूजर जो है उसको बहुत ज्यादा वेट करना पड़ गया तो वो कहीं और चला जाएगा जो बेटर रिजल्ट दे रहा होगा। तो उनको ये इस बात को अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए वो डेटा स्ट्रक्चर्स जो अपने डिफाइन करते हैं, जो एल्गोरिथम्स अपने एप्लीकेशन के अंदर डिफाइन करते हैं, बहुत ही एफिशिएंट वे के अंदर इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं। वहां जो हमारे इंजीनियर्स बैठे हुए हैं वो बहुत ब्रिलियंट हैं, वो बहुत कुछ सोच के बैठे हुए हैं वहां पर। वो इस स्ट्रक्चर को इस हिसाब से इंप्लीमेंट करते हैं कि हमारा डेटा बहुत एफिशिएंटली बाहर आ जाए एंड जब यूजर है उसको बिल्कुल वेट ना करना पड़े। अगर आपको अपना यूजर सस्टेन रखना है तो इन दैट केस आपको ये चीज ध्यान रखनी ही पड़ेगी। आपको टाइम के ऊपर, आपको स्पेस
इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। आप देख रहे हो वी आर फ्लडेड विद द डेटा, इतना डेटा आ रहा है, हर यूजर के, हर इंसान के हाथ में फोन है, दिन रात सर्चेस चल रहे हैं, दिन रात उनके पास लोड आ रहा है। तो इस लोड को, इस डेटा को कैसे हैंडल करना है, तो इसके लिए हमें डेटा स्ट्रक्चर की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। डेटा स्ट्रक्चर हमें बताता है कि जो हम डेटा ले रहे हैं, इनपुट ले रहे हैं यूजर से, वो कैसे रखना है एंड इसको कितना एफिशिएंट वे के अंदर यूज करना है, हम इसको मार्केटिंग के अंदर कैसे यूज कर सकते हैं और डिफरेंट वेज के अंदर कैसे यूज कर सकते हैं। अगर हम इस डेटा को एफिशिएंट वे में नहीं रखेंगे तो क्या प्रॉब्लम आ जाएगी, हम उसको एक यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट ही नहीं कर पाएंगे और हम उसको एक बिजनेस ही नहीं बना पाएंगे। यू नो गूगल कितना बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है। क्यों है? क्योंकि उन्होंने अपना डेटा बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में रखा हुआ है और उसको जो वो फैच करके लेकर आ रहा है वो भी बहुत ही एफिशिएंटली लेकर आ रहा है। तो कहने का मतलब सिंपल साफ ये है, अगर आप रिजल्ट बहुत क्विक दे रहे हैं, अगर आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एंड अदर फैक्टर्स जो भी हैं उनके ऊपर पूरा ध्यान दे रहे हैं, तभी आप मार्केट के अंदर सस्टेन कर पाएंगे, वो ही इंडस्ट्री सस्टेन कर पाएगी। एंड अगर किसी भी बड़ी कंपनी को, किसी को भी सस्टेन करना मार्केट के अंदर, तो उनके जो इंजीनियर्स होते हैं उनके पास भी इस सब्जेक्ट की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए ताकि वो इसको बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट कर सकें और अपार्ट फ्रॉम दिस जो ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है उसको समझ सकें ताकि उसको खराब ना कर दें। ठीक है ना, कहीं पता चले हमने जो उन्होंने कोड लिखा हुआ, हमने जो उसमें अपडेट्स करे, उसने वो सबको बिठा दिया। तो ये भी समझना बहुत जरूरी है। इसलिए सब्जेक्ट की नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए कंपनी ये सोचती है कि जो हम बंदा ले रहे हैं अपने पास में, इसको ये सब्जेक्ट की नॉलेज होगी तो हमारे को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक और चीज है जो ध्यान देने वाली है कि इन केस अगर आप फैंक्स में भी नहीं लैंड अप हो पा रहे हैं, आप हो सकता है किसी और कंपनीज में भी जा रहे हो, तो एक प्रोसेस होती है ऑलमोस्ट हर कंपनी के अंदर, जो भी एक अच्छे लेवल पर कंपनीज हैं उसके अंदर एक पीयर रिव्यू प्रोसेस होती है, जिसके अंदर बेसिकली जो हम कोड हम लिख रहे हैं उसको हमारे एक पीयर वैलिडेट करेगा। वो चेक करेगा कि जो उसने लिखा है वो ठीक है या नहीं है, वो दोनों इस बात को सिंक कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे। अगर आपका कोड उसको समझ में नहीं आ रहा है, आपने कोई इनएफिशिएंट कोड लिखा है, तो वो आपको बोल सकता है कि आप इसको इस तरीके से लिख दो या फिर आपने ऐसा क्यों लिखा है, तो आप उसको आपसे वो डिस्कस कर सकता है आपके कोड के बारे में। तो इस चीज से बचने के लिए भी कि आपको इस सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए कि आप इसको इजीली अच्छे तरीके से आंसर दे पाए अपने पीयर को कि आपने कोड क्यों लिखा है। अगर आपके साथ सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं है एंड आपके पीयर के पास अच्छी नॉलेज है तो वो आपको एक तरह से ये समझेगा कि आपको ज्यादा कुछ आता नहीं है एंड धीरे धीरे करके आपकी प्रोग्रेस, आपकी ग्रोथ के ऊपर भी इस चीज का इंपैक्ट आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जो आपके रिव्यूज जाएंगे, आपके मैनेजर्स के पास जाएंगे, वो बहुत डिफरेंट, बहुत लेम लेवल के जाएंगे। इसलिए भी ये सब्जेक्ट समझना बहुत जरूरी है इन ऑर्डर टू सस्टेन इन एनीवेयर इन द इंडस्ट्री, ओनली नॉट इन द इंटरव्यूज। ये आपके रियल लाइफ के अंदर भी बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यूज के लिए ही नहीं ये डेटा स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, आपको इंडस्ट्री के अंदर सस्टेन करने के लिए भी डेटा स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब तक की कंक्लूजन से एक चीज बहुत क्लियरली समझ में आ पा रही है, हमने अभी तक ये जाना कि डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, एल्गोरिथम्स क्या होती हैं, रियल लाइफ इंप्लीमेंटेशन क्या होते हैं, क्यों ये बड़ी कंपनी इस पे इतना ज्यादा फोकस करती हैं। ये कंक्लूड कर दिया है हमने कि डीएसए इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द इंडस्ट्री। इन दिस इंडस्ट्री वी नीड डीएसए एट एनी कॉस्ट। हमें इस सब्जेक्ट की नॉलेज बहुत ज्यादा अच्छे से होनी चाहिए, हमें इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से समझना चाहिए ताकि हम सस्टेन कर सकें, एक अच्छी ग्रोथ कर सकें और आप लोग इसको जानकर कॉन्फिडेंट फील कर सकें। आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएंगी, आपके लॉजिक्स बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो इसलिए सब्जेक्ट समझना बहुत जरूरी है, इस सब्जेक्ट को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस सब चीज को ध्यान रखते हुए हम एक फ्री कोर्स लेकर आ रहे हैं जिसके अंदर हम ऑलमोस्ट हर एक फैक्टर अपना इस सब्जेक्ट का इसके अंदर इंक्लूड करेंगे, जिसके अंदर हम इंक्लूड करेंगे पूरा का पूरा डेटा स्ट्रक्चर्स के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके अलावा हम इसके अंदर इंटरव्यूज में आपको कैसे अप्लाई करना है, कैसे आपके पास कॉल्स ज्यादा आनी चाहिए, कैसे आपको रेज्यूमे बनाना है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। इसके अलावा हम साथ में एक और सीरीज निकालेंगे जिसके अंदर हम सब जो भी इंपॉर्टेंट हमारे डीएस के क्वेश्चंस हैं, जो भी एल्गोरिथम्स के क्वेश्चंस हैं जो इंटरव्यूज में पूछते हैं, हम उनके लिए भी उनकी एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियोस लेकर आएंगे। जब ये सब कुछ हो जाता है, इंटरव्यू आपका क्रैक हो गया है, आप उसके बाद एचआर राउंड्स के अंदर कैसे जाते हैं ये भी हम कुछ ना कुछ जरूर आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेकर आएंगे। कैसे आप नेगोशिएशंस करें, कैसे आप ऑफर्स लें, कैसे एक्सेप्टेंस लें। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है जिसको हमने आपकी रिक्वायरमेंट को ध्यान रखते हुए इंक्लूड किया है। इसके अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें डाली गई हैं जो कि इंटरव्यू प्रोसेस के अंदर आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये प्रोफेशनली ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर हुआ है। इसके अंदर हम कोई एकेडमिकली आपको नहीं पढ़ाएंगे, सारी की सारी प्रैक्टिकल बातें हम इसके अंदर बात करेंगे। एंड वन मोर थिंग दैट आई कैन एश्योर कि आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स आप डेफिनेटली किसी अपनी ड्रीम कंपनी के अंदर लैंड अप हो जाएंगे। ये मेरा कॉन्फिडेंस है, ये मुझे श्योर है क्योंकि इस प्रोसेस के थ्रू मैंने बहुत सारे लोगों को जाते हुए देखा है। इन द एंड एक बात और कहना
चाहूंगा कि जैसे ही आप इस कोर्स को स्टार्ट कर रहे हैं आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिख दें आई एम स्टार्टिंग, जिससे आपके पास एक टाइम नोट हो जाएगा कि आप इस कोर्स को कब स्टार्ट कर रहे हैं। ये टाइम जो है आपके लिए हेल्पफुल होगा ये समझने के लिए कि आपको ये कोर्स कितने टाइम में कंप्लीट करना है, क्योंकि एक डेडलाइन आपको भी लेनी पड़ेगी, एक डेडलाइन हम भी रख रहे हैं, क्योंकि जितने ड्यूरेशन के अंदर हम इस कोर्स को कंप्लीट कर रहे हैं आप भी अगर उसी टाइम के अंदर इस कोर्स को कंप्लीट कर देते हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा। तो इसलिए कमेंट्स जरूर लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप फोकसिंग, कीप कोडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग टू लैंड अप इन योर ड्रीम जॉब। ऑल द बेस्ट।